हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन को G20 में वसुधैव कुटुंबकम शब्द से बहुत बड़ी दिक्कत। भारत से कहा कि इस शब्द को हटाओ, जिसके बाद दोस्तों भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि चीन की बोलती बंद कर दिया। दोस्तों बताएंगे क्या है बड़ी खबर, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ तिरंगा फहराए लेकिन उसे सलामी ना दे। जी हाँ दोस्तों, ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों बताएंगे आखिर इस मौलवी ने क्या कहा था। साथ ही साथ आपको दोस्तों बताएंगे जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने पर लगी रोक को हटाएं, देश भर में उठी जोरदार मांग। जी हां दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे। बड़ी बड़ी खबरें आराम से बनने का वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां चीन को G20 में वसुधैव कुटुंबकम शब्द से बहुत बड़ी दिक्कत। कहा भारत से इसको हटाने के लिए, जिसके बाद भारत ने दिया करारा जवाब। बता दें चीन को संस्कृत के शब्द वसुधैव कुटुंबकम से खासी दिक्कत है, जिसको लेकर उसने अपना विरोध भी दर्ज कराया है। दरअसल इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। ऐसे में G20 के दस्तावेजों में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग किया गया है, जिस पर चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। चीन का कहना है कि G20 दस्तावेज आधिकारिक तौर पर वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। वहीं चाइना के विरोध पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इस श्लोक के सिर्फ अंग्रेज अनुवाद एक दुनिया एक परिवार एक भविष्य का इस्तेमाल ही दस्तावेजों और बयानों में कर रहा है। बता दें कि पिछले महीने G20 से जुड़े कुछ दस्तावेज जारी किए गए थे, जिसमें इस संस्कृत शब्द का यूज था, जिस पर किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन चीन को यह बात रास नहीं आई। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत भाषा का शब्द है और इस भाषा को संयुक्त राष्ट्र यानी UN की तरफ से मान्यता दी गई है। ऐसे में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में गोवा में हुई एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्टर्स मीटिंग में चीन के विरोध को देखते हुए संस्कृत के श्लोक को हटाया गया था। जी हाँ दोस्तों, चाइना के इस विरोध पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि G20 की कामकाजी भाषा अंग्रेजी ही है। भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये वसुधैव कुटुंबकम के हमारे सभ्यतागत लोकाचार पर आधारित है और इसे व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने बताया कि G20 के लेटर हेड पर यह श्लोक देवनागरी और अंग्रेजी लिपि में भी अंकित है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ज्यादातर सदस्य देश भारत के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ देशों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये विषय मेजबान राष्ट्र और इसकी अध्यक्षता करने वाले देश का विशेषाधिकार है। बता दें कि दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होना है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल किसी देश ने दोस्तों, किसी भी विदेशी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई सिवाय चाइना के। दोस्तों आपको ऐसा क्यों लगता है कि चाइना ही सबसे बड़ा भारत का अब विरोधी साबित होता जा रहा है और कहीं ना कहीं चीन को पता चल चुका है कि भारत अब वो कंट्री बन जाएगा जो चाइना कभी हुआ करता था और चाइना से भी भारत आगे निकलने वाला है। दोस्तों ऐसे में हर तरीके से भारत के राह में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों चाइना, इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या राय है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें अगली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने पर लगी रोक को हटाएं। जी हाँ, देश भर में उठी जोरदार इस चीज को लेकर मांग। बता दे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक गठबंधन ने गैर मुसलमानों के पाकिस्तान के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनने पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार गठबंधन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में अधिक सीटों की भी मांग रखी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस पर गठबंधन के अध्यक्ष अकमल भट्टी ने जिन्ना का पाकिस्तान सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश में संवेदनशील धार्मिक या ईशनिंदा कानूनों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। साथ ही पीड़ितों के न्याय के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष का प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, अकमल भट्टी ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक सदस्यों ने पाकिस्तान आंदोलन, उसके विकास, रक्षा और प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। हमारे लोगों ने मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हमें पाकिस्तान का नागरिक होने पर गर्व है, लेकिन दुर्भाग्य से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को भुला दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धार्मिक कार्ड खेला, उन्होंने समाज में शांति और सद्भाव को बर्बाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, प्रस्ताव में नाबालिग लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का भी मुद्दा उठाया गया। इसमें तकनीकी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित 5% कोटा को भी लागू करने की मांग रखी गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 11 अगस्त 1947 को दिया गया कायदे आजम का भाषण 1973 के संविधान का अभिन्न अंग होना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार रैली को संबोधित करने वालों में शमाउन गिल के साथ बहुत सारे नेता भी इसमें समर्थन दिखा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका क्लियर कहना है कि हम अल्पसंख्यकों
लोगों पर दबा करके अत्याचार हो रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने पर लगी रोक को हटाया जाए और हमारे भी बीच से उठे लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया जाए। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं इन अल्पसंख्यकों का मांग बिल्कुल सही है पाकिस्तान में, तो दोस्तों आप भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। इस पर आपका क्या कहना है? साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर की बात करें, जहां तिरंगा फहराएं लेकिन उसको सलामी ना दे। जी हां, ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, गुजरात के पोरबंदर शहर में एक मौलवी को ऑडियो क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिरासत में ले लिया है, जिसमें उसने राष्ट्रीय ध्वज का कथित तौर पर अपमान किया था। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक भागीरथ सिंह जडेजा ने कहा है कि आरोपी की पहचान वासिद रजा के रूप में हुई है। रजा के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद कीर्ति मंदिर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है। एसपी जडेजा ने बताया कि मौलवी पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा कि पोरबंदर में नगीना मस्जिद के मौलवी से इस साल जनवरी में उसके व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा गया था कि क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए तथा राष्ट्रगान गाना चाहिए। जडेजा ने कहा कि एक ऑडियो प्रारूप में अपने जवाब में मौलवी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं लेकिन उससे सलामी नहीं दे सकते। जी हाँ, जिसके बाद पुलिस ने दोस्तों इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। क्या मुसलमानों को राष्ट्रगान गाना चाहिए, इस प्रश्न पर उसने कहा कि उन्हें राष्ट्रगान में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों के कारण ऐसा नहीं करना चाहिए। मामले में आरोपी मौलवी बहारे शरीयत नामक व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है, जिसमें उससे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान पर उसकी राय पूछी गई थी। अब ऐसे में दोस्तों उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 153 बी, 505 और 501 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों बहरहाल कहां से आते हैं ऐसे लोग दोस्तों जो इस प्रकार का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, वो भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, जो भारत में रह करके भी भारत के हित में बात नहीं करते। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपनी राय रख सके और इस खबर को समझ सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां एफिल टावर को बम से उड़ाने की बड़ी धमकी, सभी टूरिस्ट को निकाला गया तुरंत प्रभाव से। जी हां दोस्तों, पेरिस में स्थित एफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसके बाद पूरे एफिल टावर को पुलिस ने खाली करा दिया। पेरिस की पुलिस ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक पेरिस में एफिल टावर पर बम की धमकी दी गई है। पुलिस ने कहा है कि धमकी मिलने के बाद एहतियात के तौर पर एफिल टावर को खाली करा लिया गया है। इसके साथ ही इसे शनिवार को जनता के लिए बंद कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि मध्य पेरिस में स्थित एफिल टावर की 3 मंजिलों को खाली कर दिया गया है। इसके साथ ही बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया है। पुलिस की कई टीमें भी मौके पर तैनात हैं। एफिल टावर के आसपास भी बम की तलाशी की जा रही है। ऐतिहासिक स्मारक के आसपास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। साथ ही पर्यटकों से कहा जा रहा है कि वो टावर से दूर रहें। एक प्रवक्ता ने कहा है कि शनिवार को दोपहर 1:30 बजे बम की धमकी मिली थी। इसके तुरंत बाद टूरिस्टों को तीनों मंजिलों और स्मारकों के नीचे के चौक से हटा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएई में भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन, 2 युद्धपोतों के साथ सैन्य अभ्यास में लिया भाग। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत आईएएनएस विशाखापट्टनम और आईएएनएस त्रिकंद्र शामिल हुए हैं। ये युद्धपोत 8 अगस्त को दुबई के रशीद बंदरगाह पहुंचे थे। भारतीय नौसेना ने कहा है कि 2 दिन की विस्तृत योजना के बाद दोनों नौसेनाओं ने आज द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाना है। कैप्टन अशोक राव की कमान वाला आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना का एक सक्रिय विध्वंसक पोत है। स्वदेश निर्मित इस युद्ध पोत को मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अपनी भारतीय नौसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पुलवामा में शिविर के अंदर मृत मिला सीआरपीएफ का जवान, खुद को गोली मारने की है आशंका। बता दे, पुलवामा के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का एक जवान शिविर के अंदर मृत पाया गया। सीआरपीएफ के अधिकारियों के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि जवान ने शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि उन्हें करीब 2 बजे गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। गोली चलने की आवाज सुनकर जैसे ही मौके पर अन्य जवान पहुंचे तो उन्होंने सिपाही अजय कुमार चेरसू गांव में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गोदाम के पास मृत पाया। इंडिया टीवी की खबर के मुताबिक सिपाही अजय कुमार की मौत के बाद अधिकारियों ने पुलिस को सूचना दे दी है। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां हर घर तिरंगा अभियान के लिए राष्ट्रीय ध्वज घर घर पहुंचा रहा डाक विभाग। ये है अनोखी पहल। बता दें, भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, देश के कोने कोने तक राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया जा सके, इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने डाक विभाग को दी है। डाक विभाग में मुख्य डाकघर और उप डाकघर द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को उपलब्ध कराया जा रहा है। डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
हैं। ऑनलाइन बुकिंग कराने पर पोस्टमैन खुद जाकर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज घर पहुंचाएगा और जिसका अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा। भारत सरकार की तरफ से 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देशवासी तिरंगा की खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग भी डाक विभाग के द्वारा अपने घर तिरंगा जरूर मंगाएंगे। कौन कौन मंगाने वाला है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा और हर घर तिरंगा जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां लद्दाख में भारत चीन के बीच 14 अगस्त को होगी अगले दौर की बातचीत, इन मुद्दों पर होगा जोर। जी हां, चीन के साथ 14 अगस्त को उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता के अगले चरण में पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को शीघ्र पीछे हटाने पर भारत जोर देने वाला है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। कोर कमांडर स्तर की 19वें दौर की वार्ता क्षेत्र में तनाव घटाने के लिए हुई सैन्य स्तर की पिछली वार्ता के करीब 4 महीने बाद हो रही है। सूत्रों ने बताया है कि वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने की मांग करने जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ खास स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 3 साल से अधिक समय से गतिरोध कायम है, जबकि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक एवं सैन्य वार्ताओं के बाद कई इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सैन्य वार्ता के 18वें चरण में भारतीय पक्ष ने देपसांग और डेम चौक में लंबित मुद्दों के समाधान के लिए दबाव बनाया था। यह वार्ता 23 अप्रैल को हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अगले दौर की वार्ता सीमा पर भारत की ओर स्थित चुशूल मोल्दो सीमा चीन बैठक स्थल पर होने वाली है। वार्ता में लेह मुख्यालय वाली 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशीम बाली के भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने की संभावना है। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर गदर 2 मूवी पर पाकिस्तानियों का आया गजब रिएक्शन। जी हां दोस्तों, क्या कहा पाकिस्तानियों ने गदर 2 को लेकर आपको बता दें। सनी देओल स्टार गदर 2 शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान में बवाल मच गया। ये फिल्म 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा का पार्ट 2 है। इस फिल्म के टीजर की शुरुआत में आवाज आती है कि वो दामाद है। पाकिस्तान का इस बार दहेज में पूरा लाहौर ले जाएगा। इस फिल्म का टीजर आने पर हालांकि इसे पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की जनता फिल्म रिलीज होने पर बड़ी बेबाकी से रिएक्शन दे रही है और अपने ही देश की धुलाई और भारत की तारीफों के पुल बांधती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के लोग मीडिया के सवालों पर भारत की दुनिया में बढ़ती पैठ और इकोनॉमी को लेकर तारीफों के पुल बांध रही है, जबकि अपने देश के हालात को लेकर अपनी सरकार से काफी खफा नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी। एक पाकिस्तानी ने लिखा है कि पाजी सकीना भाभी के लिए जितना आपने कुछ लिखा है उतना कोई नहीं करता, आपके प्यार को सलाम। तीसरे यूजर ने लिखा गदर 2 बेहद शानदार है, इस बार थिएटर में एक बार सनी पाजी का जलवा देखने को मिला। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर पाकिस्तानियों ने गदर 2 की जमकर तारीफ की और अपने पाकिस्तानी सरकार की जमकर धुलाई। चलते अगली खबर की तरफ जहां कार्यवाहक पीएम के लिए अनवर उल हक के नाम पर लगी मुहर, राष्ट्रपति अलवी को भेजी गई सिफारिश। बता दें पाकिस्तान में चल रही सियासी खींचतान के बीच इस साल के अंत में होने वाले आम चुनावों की देखरेख के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम तय कर दिया गया है। इसके लिए अनवर उल हक के नाम पर मुहर लग गई है। निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विपक्ष के नेता राजा रियाज ने इस मामले पर 2 दौर के विचार विमर्श के बाद उनके नाम को अंतिम रूप दिया है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता राजा रियाज और निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके बारे में जानकारी दी है। जी हां, पाकिस्तान के पीएमओ कार्यालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि निवर्तमान पीएम शहबाज और नेशनल असेंबली में निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज ने अनवर उल हक को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के संबंध में राष्ट्रपति अलवी को सलाह भेजी। जी हां, जिसे उन्होंने तुरंत मंजूरी देते हुए संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। बता दें कि अनवर उल हक बलूचिस्तान से आते हैं। गौरतलब है कि अनवर उल हक काकर बलूचिस्तानी अवामी पार्टी के विधायक भी हैं। चलते हैं एक और खबर की तरफ दोस्तों, जहां कोलंबो में है चालबाज चीन का युद्धपोत, भारत ने जवाब में दे दी ये प्रतिक्रिया। बता दें श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर एक चीनी युद्धपोत के ठहरने के एक दिन बाद भारत ने शुक्रवार को कहा है कि वो अपने सुरक्षा हितों पर असर डालने वाले किसी भी घटनाक्रम पर सावधानी पूर्वक नजर रखता है और सभी आवश्यक उपाय करता है। श्रीलंकाई नौसेना ने कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना का युद्धपोत हाई यांग 24 हाउ गुरुवार की सुबह एक औपचारिक यात्रा पर कोलंबो बंदरगाह पहुंचा था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से अपनी साप्ताहिक बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैंने वहां एक चीनी जहाज के होने की खबरें देखी हैं, लेकिन मैं आश्वस्त नहीं हूं कि वो युद्धपोत है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन खबरों के मद्देनजर मैं इस बात पर जोर दूंगा कि सरकार देश के सुरक्षा हितों पर असर डालने वाले किसी भी घटनाक्रम पर सावधानी पूर्वक नजर रखती है और उनकी रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां चांद का खजाना पाने की मची होड़, भारत के बाद अब जापान, अमेरिका और चाइना भी रेस में कूद पड़े। जी हाँ, चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद के करीब आ
रहा है। दुनिया भर की निगाहें भारत और उसके मिशन मून पर लगी हुई हैं। साउथ पोल पर 23 अगस्त को कदम रखने के लक्ष्य के साथ चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 चांद की अलग अलग तस्वीरें भी धरती को लगातार भेज रहा है। इसरो में बैठे वैज्ञानिक पल पल चंद्रयान पर नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच दुनिया की महाशक्तियों ने भी अपने अपने मिशन मून को हवा देना शुरू कर दिया है। रशिया ने तो हाल ही में मिशन लूना 25 लॉन्च कर दिया और उसकी कोशिश चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की है। वहीं अमेरिका भी चीन को हर हाल में खदेड़ते हुए अपने मिशन को लॉन्च करने की तैयारियों में जुटा है। चीन भी अपने मिशन मून का ऐलान कर चुका है। वैज्ञानिकों की माने तो रशिया चांद पर खजाना खोजने के लिए सबसे पहले पहुंचना चाहता है। स्पेस साइंटिस्ट आसिफ सिद्दीकी के अनुसार यदि नासा का मिशन आर्टेमिस शुरू होता है तो वो भी चाहेगा कि चाइना के साथ साथ वो भी चांद की सतह पर जल्द पहुंचे। लेकिन हम भविष्य की ओर देखें तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में वहाँ औद्योगिक गतिविधि बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ तब दुनिया भर के देश आपसी समझौता करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं जहाँ इमरान खान को लेकर कोर्ट ने अब दे दिया है ये आदेश। दोस्तों, हवालात में इमरान खान घर की रोटी नमाज के लिए चटाई तक नहीं। जी हाँ, पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ओर से बड़ी राहत दी गई है। हालांकि जेल में रहने के दौरान उन्हें घर का खाना दिया जाए या नहीं, इस पर आदेश नहीं सुनाया गया। हालांकि हाई कोर्ट ने शनिवार को अपने फैसले में जेल अधिकारियों को आदेश दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर मैट यानी जानमाज और साथ में पवित्र कुरान की एक कॉपी दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने आदेश में अधिकारियों से कहा है कि वो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के नेता को जानमाज के साथ साथ पवित्र कुरान की अंग्रेजी में अनुवादित एक प्रति दी जाए। हाई कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख की याचिका पर उन्हें अदियाला जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है। साथ ही साथ कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए मदद मांगी और पूछा है कि क्या पीटीआई के शीर्ष नेता को घर का बना खाना उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं। खाने को लेकर आदेश नहीं आने पर इमरान खान ने निराशा जाहिर की है। दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां प्रशांत महासागर के देशों में वैश्विक नेताओं की दौड़ आखिर क्या है बड़ा कारण। दोस्तों, प्रशांत महासागर इन दिनों वैश्विक नेताओं का पसंदीदा ठिकाना बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इमैनुअल मैक्रोन और शी जिनपिंग तक लगातार प्रशांत महासागरीय देशों का दौरा कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने दूतों को इन देशों की यात्रा पर भेज रहे हैं। वैश्विक नेताओं ने सबसे ज्यादा जिस देश का दौरा किया है वो है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे इन दिनों एक व्यस्त मेजबान बने हुए हैं। एक समय दुनिया से कटा रहने वाला शहर पोर्ट मोरेस्बी अब एक गुलजार राजनयिक गंतव्य बना हुआ है। इसके हवाई अड्डे पर उतरने के लिए वीआईपी विमानों की कतार लगी हुई है। दोस्तों, इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे थे। जब पीएम मोदी जी पोर्ट मोरेस्बी में उतरे तो पापुआ न्यू गिनी के पीएम मोरापे ने उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया मोदी जी का। इसके बाद भारत ने पापुआ न्यू गिनी के साथ प्रशांत महासागरीय देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से बढ़ गई इसकी बड़ी अहमियत। अब लगातार अन्य देश भी वहां जाने के प्रयास कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मोदी के बाद मैक्रोन, जिनपिंग, बाइडेन को लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग लगातार अब न्यू पापुआ गिनी से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी की लहर में हर कोई बह जाता है और हर किसी का कल्याण हो जाता है दोस्तों, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र की बात करने वाले ईवीएम को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और उन पर इसे खत्म करने की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया। मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए ईवीएम को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जो लोग खुद को लोकतंत्र के चैंपियंस के रूप में चित्रित करते हैं ये वही लोग हैं जो ईवीएम से छुटकारा पाने की साजिश रचते हैं। जी हां, उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर इस सप्ताह संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के दौरान केवल आरोप लगा रहे थे और बिना किसी तर्क के बोल रहे थे। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि असल में विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहता था। हमने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को हराया और पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दिया। विपक्ष के सदस्य केवल अराजकता पैदा करते हुए सदन को बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सच्चाई ये है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने से डर रहे थे। कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद थे। दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनना चाहिए। दोस्तों, सर्वे में आया चौंकाने वाला जवाब। आप भी कहेंगे कि लग तो कुछ ऐसा ही रहा था। बता दें, विपक्षी दलों की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महागठबंधन तैयार किया गया है। विपक्षी दलों के नेताओं की पूरी कोशिश है कि इस चुनाव में वे एनडीए को मात दे। इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। इसे लेकर अब एबीपी न्यूज
न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया है। दोस्तों इस सर्वे में लोगों से पूछा गया है कि क्या राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया का संयोजक बनना चाहिए, जिसमें जनता ने हैरान करने वाले जवाब दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 38% लोगों का कहना है कि हाँ राहुल गांधी को संयोजक बनना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। तो वहीं दोस्तों 41% लोगों ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, राहुल गांधी को किसी भी प्रकार से इंडिया का संयोजक नहीं बनाया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और 21% लोगों ने कहा हमें बिल्कुल नहीं पता। अब भी दोस्तों इस सर्वे का रिजल्ट देख पा रहे होंगे। बहरहाल अगर आपसे भी हम ये पूछें कि इंडिया गठबंधन का संयोजक राहुल गांधी को बनना चाहिए या नहीं, तो आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां पर असम के CM हिमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा मुझे अभी नहीं चाहिए मुसलमानों के वोट। जी हाँ, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा सकती है। NDTV की खबर के मुताबिक हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते और इसीलिए उन मुद्दों को राजनीति से नहीं जोड़ेंगे जो मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस करती है। हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा मुझे अभी मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, सारी समस्याओं की जड़ ही वोट बैंक की राजनीति है। अपने प्रदेश में महीने में एक बार मैं किसी एक मुस्लिम इलाके में जाता हूँ, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मैं राजनीति को उनके विकास से नहीं जोड़ता। मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों को यह एहसास हो कि कांग्रेस को केवल उनके वोट चाहिए और इसीलिए वो पार्टी उनके मुद्दों को राजनीति से जोड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ SBI बैंक ने दी अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी। अब अपने कार्ड से कर पाएंगे ये काम, लोगों की आ गई मौज। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज के दौर में काफी बढ़ गया है। लोग लगातार क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से लोगों को काफी कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है। इसके साथ ही अब SBI कार्ड्स की ओर से लोगों को राहत दी गई है। दरअसल SBI कार्ड और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रुपे प्लेटफॉर्म पर SBI क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ जोड़ने की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त 2023 से SBI कार्ड ग्राहक रुपे पर जारी अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से UPI लेन देन करने में सक्षम होंगे। UPI एप्स के साथ क्रेडिट कार्ड को रजिस्टर करके फायदा उठाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने